हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं गोल एकेडमी की इस क्लास में। बच्चों, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर के आए, बीबीटी। बीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा, संयोजकता आबंध सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक का एक टॉपिक है। इसको हमें आज पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं चीजों को, जैसे हम देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, चीजें क्या होती हैं वो समझते हैं, और फिर इसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इजीली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या कि इसमें सबसे पहले हम एक यौगिक ले लेते हैं, K4FeCN6। ये हमारा यौगिक है बच्चों। आप सबको ये यौगिक दिख रहा होगा। इसमें बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आपको ये संकुल दिख रहा है। ये संकुल जो है आयनिक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सह आयनिक क्षेत्र। सह आयनिक क्षेत्र ये होता है, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है, दूसरा कौन सा, जो आपका येलो डॉटेड सर्कल है। इस सर्कल में आपको क्या दिख रहा है? इसको बोलते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी क्षेत्र। बेटा, इन क्षेत्रों में पहले कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी, तभी जाकर के इस थ्योरी को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा आपको ये दिख रहा है, इनमें क्या होता है जो सह आयनिक क्षेत्र, एक तो सबसे पहले उपसह संयोजी क्षेत्र ये सबसे बड़ा है। बेटा क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको समझो। तो सबसे पहले बेटा क्या है, एफ जो हमारा है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रीय धातु परमाणु। ये परमाणु हो सकता है और दूसरा आयन भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। दोनों ही बोल सकते हैं इसको। पहली चीज तो ये कह दें। दूसरी चीज बेटा, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या होता है ये? लिगेंड। अभी सारी चीजें आपको समझा दूंगा, फिर हम थ्योरी पर आएंगे और थ्योरी भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। फिर बेटा इसमें क्या है, ये होती जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हो समन्वय संख्या, या फिर उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या बोला जाता है। मतलब लिगेंड के द्वारा जितने भी बंध बनते हैं उसको क्या कहा जाएगा बेटा? उपसह संयोजन संख्या कहा जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा और भी कुछ चीजें हैं। क्या कि जो ये सह आयनिक क्षेत्र है, यानी उपसह संयोजक जो क्षेत्र है या उपसह संयोजी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अलावा जो भी आपको दिखेगा वो क्या है? सह आयनिक क्षेत्र है। सह आयनिक क्षेत्र में क्या होते हैं? आयन। कौन कौन से आयन? बेटा आयन दो तरह के ही होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक क्या होते हैं? धन आयन। और दूसरे क्या होंगे बच्चों? एक तो आपको धनायन देखने को मिलेगा और दूसरा आपको देखने को मिलेगा ऋणायन। क्या देखने को मिलेगा? ऋणायन। तो बेटा धनायन जो होगा, धनायनिक अगर कोई तत्व है, आपको पता है पोटेशियम क्या है? धनायनिक होता है। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आता है। तो धनायनिक हमेशा क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। कहाँ होगा? ये लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेगा। और जो ऋण आयनिक होगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? राइट साइड। कहाँ देखने को मिलेगा? राइट साइड। इतनी चीज आप समझ गए। इतनी चीज समझ गए तो एक चीज और समझ लो। जैसे आपको ये यौगिक दिख रहा है, इस यौगिक की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकाले, क्या निकाले? इस पर चार्ज निकालना पड़ेगा। इसकी जो वास्तविक इस पर जो चार्ज आएगा केंद्रीय धातु परमाणु पर, उसको अगर हम निकाले तो कैसे निकालेंगे बेटा? आपको पता है यहाँ पर आपको के दिख रहा है, तो के के लिए देखो कैसे करेंगे। पहले एक बार इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। क्या लिखा है फॉर्मूला? K4, ठीक है। फिर क्या है? FeCN6, और क्या है हमारा? कुछ नहीं है, यही तो है हमारा। अब इसके लिए हमें निकालना, तो आपको पता है पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है आपका? +1 होता है। तो मल्टीप्लाई में +1 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में +1 आ गया। जिसका हमें निकालना उसको क्या ले लेते हैं? X ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिगेंड जो है साइनाइड। साइनाइड कैसा लिगेंड है आपका? लिगेंड 3 तरह के होते हैं बेटा आवेश के आधार पर। कौन कौन से? एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, और एक कौन सा होता है? उदासीन होता है। तो बेटा ये जो साइनाइड, आप सबको पता है साइनाइड पर क्या चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज होता है तो इस पर -1 चार्ज होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर -1 और मल्टीप्लाई में क्या है? 6 आ जाएगा। अब पूरे आयन पर मतलब पूरे यौगिक पर कोई भी चार्ज नहीं, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम ऑक्सीकरण संख्या अगर इसकी निकालें, इजिली निकाल लेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता किसके जैसे लग रहा होगा? ये
जैसे आप अणुभार निकालते थे या अणुभार ही निकालते थे उसी तरीके से, बस वहां पर चीजें अलग थी, यहाँ थोड़ी चीजें और अलग है। क्या कि हमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी, केंद्रीय धातु परमाणु की। बाकी सबका क्या लिखना है कि मल्टीप्लाई करना है जितने आपके तत्व हैं और मल्टीप्लाई उसके आवेश से कर देना है, और बराबर में आपको 0 रखना है अगर कोई उदासीन यौगिक है। अगर आयन है तो वो आयन लिख देना है। तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होना है, 6 बन जा 6 माइनस का 6 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो 6 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 2 बचेगा, 4 है तो बराबर 0। एक्स इक्वल टू क्या है प्लस का 2। ये हमारी क्या है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ये क्या निकल करके आई Fe की ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं +2, और ये +2 क्या है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर क्या बोल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्सीकरण संख्या। अब ये जो चीजें आपको मैंने समझाई ये क्या है बच्चों, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये जो आपका सूत्र लिखा है इसी को ही क्या बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। इसे ही क्या बोला जाता है, यही हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक तरह का उपसहसंयोजक यौगिक है। ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। क्या नाम है इसका, उपसहसंयोजक यौगिक। अब ये चीजें आप समझ गए तो इजीली आप सारी चीजें समझ जाओगे। उपसहसंयोजक यौगिक है, इस यौगिक की क्या खासियत होती है, इसका जो ये सेंट्रल मेटल एटम है या फिर केंद्रीय धातु परमाणु है, ये किसका होता है बेटा, ये डी ब्लॉक का होता है। किसका होता है बेटा, डी ब्लॉक का होता है। जो आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी है उस दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो ब्लॉक डी है उसका यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु लिया जाता है, जिसके चारों तरफ क्या घिरे होते हैं, लिगेंड घिरे होते हैं। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, दान करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या होते हैं दाता होते हैं। क्या होते हैं दाता। ठीक है, लिगेंड क्या हो गया हमारे यहाँ पर नहीं, लिगेंड की जगह पर लिखेंगे। लिगेंड कहाँ है हमारा, ये लिखा है देखो लिगेंड, ये आपको लिगेंड दिख रहा है। लिगेंड क्या होता है हमारा दाता परमाणु होता है। क्या होता है, ये दाता होता है। ये ग्रुप या परमाणु क्या होगा, दाता होगा। क्यों, क्योंकि ये दान करेगा। और जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते, तो ये क्या कहलाते हैं, ग्राही कहलाते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या बनता है, हमारा कोई एक संकुल तैयार होता है या फिर उपसहसंयोजक यौगिक तैयार होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको Fe दिख रहा है। Fe केंद्रीय धातु परमाणु क्यों कहा गया, क्योंकि ये केंद्र में है, और इस केंद्र में होने की वजह से क्या होगा, किस तरह की संरचना होगी ये भी देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कितने लिगेंड 6, अभी हमने 4 बनाए तो 2 और बना देते, ये हमने 2 और बना दिए, बन गए ना। आपको पता होना चाहिए कि जो उपसहसंयोजक बंध है उनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस एरो के निशान के द्वारा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, दिशा होती है। क्या होती है, दिशा। ये दिशात्मक होते हैं, लिगेंड में क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, अब कैसे बने, यहाँ पर साइनाइड है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी साइनाइड है, यहाँ पर क्या जुड़े हैं, ये लिगेंड जुड़े हैं। इन लिगेंडों ने क्या किया है, किसे केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाए हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाए हैं। उपसहसंयोजक बंध बने हैं और चारों तरफ से बंधे हैं, और घेरे किसको हैं, आपके Fe को, केंद्रीय धातु परमाणु को। और बेटा ये क्या है, आयन भी तो लगा है इसमें। आयन क्या है, अगर आप आयन को प्रदर्शित करेंगे आयनिक क्षेत्र में, ये क्या है प्लस का था। ठीक है, प्लस का होने की वजह से चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का। देखो यहाँ 1 था, 4 बन जा 4, +4 आना, +4 आ गया आपका ये चार्ज। लेकिन आपको पता है जो चार्ज आता है अपोजिट आता है, क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ये आपका यौगिक है जिसकी संरचना इस तरह की है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह की कुछ कहानी होती है आपके उपसहसंयोजक यौगिक में। अब हमें पढ़ना है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसी से रिलेट करके। अब कुछ आप इसकी समरी समझ गए, इसके टॉपिक समझ गए, अब इजीली आप इसको भी समझ जाओगे, संयोजकता आबंध सिद्धांत को भी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी। बहुत ईजी है और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या बोलता है कि ये बोलता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला बिंदु क्या कहता है, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के पास क्या होते हैं बच्चों, रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। आपको भी पता है भाई, वो ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, किससे, लिगेंड से ग्रहण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है खाली है। कहीं पर भी कोई चीज कब आएगी, जब वो रिक्त हो। आपको पता है जैसे कोई भी किराएदार है, कहीं अगर वो कमरा ढूंढ रहा है किसी मकान में, तो वो कहाँ जाएगा, जहां पर कमरे खाली होंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु किसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्यों इसलिए कर रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है,
रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। फिर क्या बोला है, जो लिगेंडो द्वारा दान किए गए युग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है बच्चों, ग्रहण करता है। बेटा युग्मित इलेक्ट्रॉन भी आते हैं या फिर माइनस चार्ज की वजह से भी बॉन्ड बन सकता है। अभी पीछे हमने साइनाइड लिया था, माइनस चार्ज की वजह से भी हुआ था। और इसके अलावा बेटा युग्मित कौन से होंगे, जहां पर उदासीन लिगेंड होंगे, जैसे NH3 हो गया, H2 हो गया, वो क्या करेंगे, वो लोन पेयर को क्या करेंगे, लोन पेयर किसे बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन, उनको डोनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। किसके द्वारा, लिगेंडो के द्वारा। आई बात समझ में, लिगेंड और किसके बीच बनते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के। तो पहला पॉइंट तो आपको मैंने बहुत इजीली समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। फिर क्या कह रहा है, रिक्त ऑर्बिटलों जिनकी ऊर्जाएं समान या लगभग समान होती है। अब जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें क्या है बेटा, उसमें क्या है, जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, कौन इन्वॉल्व होंगे, जिनकी ऊर्जाएं लगभग क्या होंगी, इक्वल होंगी, या तो बराबर हो सकती है या फिर लगभग बराबर, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। अब इसको भी समझेंगे इजीली। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, बता सकते आ गए ना, सबको आ गए होंगे। अब इजीली थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, थर्ड पॉइंट कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु किस तरह से, अगर कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है वो यूज किसका करेगा, इनका यूज करेगा। बेटा देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या है आपको इजीली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर भी हम यूज कर सकते हैं बच्चों। दूसरा कलर क्या है हमारा, दूसरा कलर हमारा येलो है। येलो वाली लाइन आप सबको इजीली दिख रही होगी, अरे दिख रही है सबको। बेटा यहाँ पर कक्षक इस तरह के लिए जाएंगे, कौन कौन से, यहाँ पर इजीली जो ये n है ये ज्यादातर आप क्या देखोगे, 4 देखोगे, यानी मुख्य क्वांटम संख्या यानी n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। और इजीली आप इसको कर सकते हो, क्या बोला, केंद्रीय धातु परमाणु n-1d NS NP और ND इन कक्षकों का यूज करेगा, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में। किसमें, संकरण में। जब वो संकरण करेगा तो इसी का यूज करेगा, किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। संकरण क्या होता है बेटा, जब कक्षक होते हैं आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब एक कक्षक पे दूसरे कक्षक का आ जाना। उस जब ये क्रिया होती है तो क्या कहलाएगा, इस क्रिया के चलते क्या बनती है, संकरण होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का भरना निकलना ये पाया जाता है, इसे बेटा संकरण बोला जाता है। अब संकरण के चलते क्या हुआ है, संकरणों के चलते यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। जो संकरण होगा, जिस तरह से संकरण होगा, जैसे sp है, sp क्या है आपकी, लीनियर होती है ना। ऐसे अलग अलग जो आपके हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जो जो संकरण होंगे, मतलब जो कक्षक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, संकरण करते हैं, और संकरण करेंगे तभी जाकर के क्या बनाएंगी, उनकी ज्यामितियां निर्धारित की जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया। और क्या बताया गया है कि ये कक्षक भाग लेते हैं किसमें, संकरण में, और जब संकरण होगा तो हम क्या बताते हैं, उसकी ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। समझ में आई बात। फिर क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि sp क्या है, लीनियर है। ऐसे इसमें जो हमें पढ़ना है वो हम आपको दिखाते हैं, कौन सी, ये 2 प्रकार से समझे जा सकते हैं। कैसे कैसे, देखो सबसे पहले क्या है बेटा, अंतः कक्षक संकुल। सबसे पहले क्या बोला गया है, अंतः, थोड़ा पेन की लेंथ हम बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले बोला गया बच्चों अंतः कक्षक संकुल। आपको नाम से ही पता चल रहा है अंतः, अंतः मतलब जो कक्षक जहां अंदर की ओर के कक्षक लिए जाएंगे। कैसे, आपको देखो बेटा अभी मैंने जो कक्षक बोले थे कौन कौन से, पीछे अगर आप अभी देखोगे, पीछे वाली जो हमने देखे हैं, क्या क्या, n-1d, यानी ये जो d वाला आएगा पहले कौन सा आएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा। 4 क्या है, n, 4 क्या है, n की वैल्यू है, इसमें से एक माइनस आ जाएगा यानी 3d हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 4s 4p और 4d। यही कक्षक आपके यूज होंगे क्योंकि इनकी ऊर्जाएं लगभग क्या है, समान है। क्या है बच्चों, समान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इस चीज को। बहुत इजीली मैंने यहाँ पर आपका पहले बना रखा है जिससे कि आपकी टाइम की बचत हो और इजीली आपको समझ में भी आ जाए। क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3d, क्या दिख रहा है 3d, 4s 4p और 4d। लेकिन बेटा कौन कौन से कक्षक किस तरह से इन्वॉल्व हुए उसका भी आपका क्रम ये दिख रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है। तो अब इसको हम इन्वॉल्व करते हैं और कैसे क्या हुआ है वो भी समझते हैं, इजिली समझ में आपको आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देंगे बहुत इजीली। क्या बोला है, सबसे पहले डी के 2 कक्षक लिए गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, यानी 3d x² y², यानी कौन सा है 3d। 3d में कब आया, जब n में से एक माइनस हुआ है। देखो कर देते हैं हम इसको, सबको दिख रहा है ना, ब्लू लाइन सबको दिख रही है। तो डी कक्षक हमने 2 ले लिए। अब डी कक्षक को हम बढ़ाएंगे,
दो तो डी कक्षक है, फिर एक क्या लिया है, एक उसने एस का भी लिया तो एस भी ले लिया हमने। फिर पी के तीनों आए हैं, पी के क्या है, देखो पी एक्स तो पी एक्स हो गया, फिर पी वाई भी हो गया, फिर क्या है पी जेड भी है हमारा, पी जेड भी है, तो लो भाई पी जेड भी हमारा हो गया। अरे दिख रहा है सबको, दिख रहा है। अब इसको हम इजिली क्या कर देंगे, समझ लेंगे। समझो भाई, कैसे समझेंगे वो भी बताते हैं आपको। इसमें क्या हुआ बच्चा, ये तीन तीन कक्षक, या आपको देख सकते हो तीन ऑर्बिटल आपके यहाँ पर इन्वॉल्व हुए। कौन कौन से, एक तो 3D, फिर 4s, फिर कौन सा 4p। आई बात समझ, ये आपके तीन ऑर्बिटल्स यूज हुए, और उन ऑर्बिटल्स में जो कक्षक हैं वो कौन कौन से बेटा, वो भी देख सकते हैं। कौन कौन से बेटा, एक तो आपका डी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाला हो जाएगा। फिर कौन सा है डी जेड स्क्वायर वाला हो गया हमारा। फिर कौन सा है, ये 4 में एक ही होता था, 4s, सॉरी s में एक ही होता है तो s। फिर क्या है 4px, 4py, और फिर क्या है बच्चों 4pz। अब बेटा इसका नाम देखो, अब अगर आप देखो तो ये जो आपकी ये जो आई है हाइब्रिडाइजेशन डी स्क्वायर sp3, क्यों आई बेटा, क्योंकि डी के दो कक्षक आए हैं तो डी स्क्वायर हो गया, एस का एक कक्षक आया है तो एस हो गया, और पी के कितने कक्षक आए हैं, तीन कक्षक आए हैं तो p3 हो गया। अब इसी की वजह से इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी बच्चों, अष्टफलकी होगी। क्या होगी बच्चों, अष्टफलकी। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी बच्चों, अष्टफलकी। आई बात समझ, सबको समझ में आ गई होगी। और देखो हमने लिखा भी, इसकी ज्योमेट्री क्या निकल करके आई, अष्टफलकी। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, इसमें कितने कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं, कक्षक हमारे टोटल अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से, 4d 4s 4p यूज हुए। अरे आई बात समझ, सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और इस हाइब्रिडाइजेशन को ही क्या बोलते हैं, अंतः कक्षक संकुल या फिर अंतः कक्षक संकरण। ये संकुल है, ये कौन है, अगर हम सूत्र की बात करें किस किस सूत्र में अप्लाई होते हैं, तो ये आपको थोड़ा बेटा ये मिस्टेक लिख गया है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। तो व्हाइट वाले से ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा संकुल आपको दिख रहा है, इस संकुल में आपका क्या अप्लाई हुआ है, यही अंतः कक्षक संकुल, ठीक है। हाँ, इसका हम बहुत अच्छा सा वो भी देखेंगे, क्या एक क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जल्दी ले आऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिलेबस पढ़ना है, तो सिलेबस में बीबीटी को ध्यान से समझना है। तो ये होता है बेटा अंतः कक्षक संकुल। बीबीटी में आपका क्या है, ये अंतः कक्षक संकुल। क्यों बोला अंतः कक्षक, क्योंकि बेटा हम अंदर की ओर के कक्षक के ले रहे हैं। किधर की ओर के कक्षक ले रहे हैं, अंदर की ओर के कक्षक को ले रहे हैं, ठीक है। और बाह्य कक्षक में क्या होगा, बाहर के कक्षकों को लिया जाएगा। कैसे, वो भी समझेंगे। दो प्रकार है, पहला आप समझ गए, अब दूसरा समझते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में बेटा बाह्य कक्षक संकुल। क्या कहता है बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल कहता है इसमें भी क्या है, इसमें भी आपकी एक हाइब्रिडाइजेशन को बताया गया है, sp3 और d स्क्वायर। अब की बार बेटा कहां से लेंगे हम, s से लेंगे। किससे लेंगे बच्चों, s से। क्यों, क्योंकि बाह्य कक्षक है। अब हमारा 3d वाला ना इन्वॉल्व होकर के कौन इन्वॉल्व होगा, 4d वाला इन्वॉल्व होगा। अब 4d वाला कैसे इन्वॉल्व होगा वो भी देखेंगे, वो भी ध्यान से समझेंगे। बेटा यहां पर थोड़ा क्या है, इसको सही कर लेंगे। क्या है, 4d है। क्या है बच्चों, ये 4d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4d जेड स्क्वायर। अब देखो इसको हम बनाते हैं और इजीली आपको ये भी समझ में आ जाएगा। येलो लाइन से हम आपका बना देते हैं। देखो कहां से स्टार्ट होगा बच्चों, 4s से। किससे स्टार्ट होगा, 4s से। बहुत इजी, अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। इसके क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाऊंगा जब हम इसकी न्यूमेरिकल की या क्वेश्चंस की क्लास करेंगे, तो उसमें इजीली आपको कहां पर अप्लाई होती है बीबीटी वो भी समझ में आ जाएगी। अभी हम बीबीटी को पहले प्यार से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो बेटा देख लो 4s हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया 4s, ठीक। फिर 4py, p के तीनों ही कक्षक आएंगे क्योंकि मध्य में है, कहा है मध्य में है। फिर 4p, सॉरी x वाला तो छूट गया भाई, पहले क्या आएगा 4px, फिर 4py, फिर 4pz, ये तीनों कक्षक आ गए इसके, ठीक है। अब फिर d का पिछली बार में क्या था, अंतः था, तो अंतः मतलब 3d वाला आया था। अब बाह्य तो बाहर की तरफ जा रहे तो कौन से आएंगे, बाहर वाले आएंगे बच्चों, 4d आ जाएगा आपका। ये लो हमने 4d कर दिया, 4d के दो कक्षक आ गए, ये दोनों कक्षक हमने इसको इन्वॉल्व कर दिया संकरण में। ये इन्वॉल्व हो गए, और इन्वॉल्व हो गए तो ये हमारी संरचना प्राप्त होगी, आप सबको दिख रही होगी, है ना। तो ये कौन कौन से बेटा, एक तो क्या है 4
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर कौन सी है 4d जेड स्क्वायर, 4d जेड स्क्वायर। इस तरह से इसका संकलन हुआ। अब किस तरह का क्रम है, क्रम भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एस वाला इन्वॉल्व हुआ तो एस, फिर 3 पी वाले तो एस p3, फिर डी वाले तो है तो d2। ये इसका क्या है, इसका ये आपका संकलन निकल करके आया। किन सूत्र पे अप्लाई होता है, ये आपको सूत्र लिखे हैं, ठीक है। हाँ, अब फिर इसके बाद क्या है, ये भी बेटा इसकी भी ज्यामिति क्या होगी, अष्टफल की। क्यों, क्योंकि बेटा जितना उसमें है उतना ही इसमें भी है कक्षक इन्वॉल्व हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 उपकोष आपके इसमें आए हैं, कौन कौन से, 4s यानी s वाला, फिर क्या है ये कौन सा आपका p वाला, और फिर कौन सा है d वाला। बात तो वही है ना। तो यहाँ पर भी ज्यामिति क्या होगी बच्चों, अष्टफल की ही पाई जाएगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब क्या होता है, कक्षकों का आपस में मिल जाना, किसके चलते, इलेक्ट्रॉन के चलते, किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के और लिगेंड के चलते। आई बात समझ में। तो ये चीज आप समझ गए कि अंतः कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल होते क्या है, और अंतः कक्षक संकरण और बाह्य कक्षक संकरण क्या होता है, ठीक है। तो संकरण में दूसरी चीज क्या बताई कि संकरण के ही चलते हम ज्योमेट्री या फिर ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। सबको समझ में आ गया। अब इसी संकरण से रिलेटेड अगला पॉइंट है, क्या कहता है वो ये कहता है बच्चों कि भाई अगर बाह्य कक्षक संकुल है, क्या है, बाह्य कक्षक संकुल है, तो उसके निर्माण के लिए कौन सा लिगेंड लेते हैं हम, दुर्बल लिगेंड लेते हैं। अब आप कहोगे सर दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं, बेटा ये लिखे हैं दुर्बल लिगेंड। क्या, ये आपका सबसे देखो ये दिखा है, क्रम भी लिखा है दुर्बल लिगेंडों का। जैसे आयोडीन है, आयोडीन क्या है, सबसे दुर्बल है। फिर इसके बाद ये आपका Br हो गया, फिर S हो गया, HCN हो गया, Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, C2O4 हो गया, है ना, ऑक्सिलेट, है ना, और फिर H2 हो गया। आई बात समझ में। तो हर तरह के लिगेंड आपको इसमें दिख रहे हैं। लेकिन आप देखें तो X है इसमें, यानी हेलोजन है, हेलोजन सारे किस में आए हैं, दुर्बल लिगेंड में आए हैं। एक्वा आपका दुर्बल लिगेंड में आया है। हाइड्रोक्साइड वो किस में आया, दुर्बल लिगेंड में आया है। तो बेटा आप ये समझ गए क्या है दुर्बल लिगेंड। और दुर्बल लिगेंड किस में दिखेंगे, बाह्य कक्षक संकुल जो अभी पीछे पड़ा है हमने, उसमें क्या है, उसके जितने भी यौगिक होंगे उसमें क्या दिखेंगे बेटा, दुर्बल लिगेंड देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो एक्वा लगा है ना बच्चों, तो क्या है, दुर्बल लिगेंड है। Fe लगा है ना बच्चों, तो क्या है, ये दुर्बल लिगेंड है। ये सब क्या है, दुर्बल लिगेंड है। लिख भी सकते हो आप, क्या है ये, दुर्बल लिगेंड। ये क्या है बच्चों, दुर्बल लिगेंड। इन्हें क्या बोलेंगे, दुर्बल लिगेंड। और ये किसमें पाए जाते हैं, जहां पर बाह्य कक्षक संकुल होता है। बाह्य कक्षक संकुल किसमें पाया जाएगा, उपसहसंयोजक यौगिकों में, है ना। और क्या कहा है, और कहा है बच्चों अंतः कक्षक संकुलों का निर्माण प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में होता है। आप कहोगे सर प्रबल कहाँ है, तो भाई प्रबल भी आपके लिए लाए हैं। प्रबल क्या है, ये भी है, ये प्रबल है बेटा। जैसे पिरिडीन हो गया, है ना, एमीन हो गया, नाइट्राइड हो गया, है ना, एथिलीन डायमीन हो गया, साइनाइड हो गया, और क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया। अभी हमने साइनाइड का बनाया भी था आपको। तो वहां पर क्या है, दुर्बल लिगेंड है। वो क्या है, वो कौन किसको बताएगा, वो बेटा आपका अंतः कक्षक संकुल को प्रदर्शित करेगा। ये हमारा पॉइंट था। सबको समझ में आया, सबको इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारा ये यहाँ पर यही द एंड होता है। बताओ ये क्लास सबको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि संयोजकता आवंत सिद्धांत तरजीह होता क्या है। तो हमने आपको बता दिया इजीली संयोजकता आवंत सिद्धांत क्या होता है, इसमें कोई महाभारत नहीं है ना। तो आप सबको हर पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।